नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले खास खबरें। नई राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा जारी। आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर। अत्याचार रोकने के लिए प्रभावी तरीके से लागू होंगे कानून। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार। 6 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस छोड़कर गए बेनी प्रसाद वर्मा भी शामिल। सुब्रमण्यम स्वामी की रघुराम राजन को हटाने की मांग। प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में बेरोजगारी के लिए बताया जिम्मेदार। कांग्रेस ने बताया हताशा का परिणाम। भ्रामक विज्ञापन करने वाले सितारों पर कसेगा शिकंजा। 50 लाख जुर्माने और 5 साल की सजा का प्रावधान। अगले सत्र में सरकार लाएगी विधेयक। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों का ऐलान। 13 में से आम आदमी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 4 सीटें। बीजेपी को हुआ नुकसान। और अब पहली खबर। नई राष्ट्रीय महिला नीति के मसौदे में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज जारी किए गए ड्राफ्ट में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 15 साल बाद आ रही नई पॉलिसी में अकेली, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं की सुरक्षा और बेहतरी की बात कही गई है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने मंगलवार को नई राष्ट्रीय महिला नीति का मसौदा जारी किया। इसका मकसद महिलाओं के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित करना है जिससे महिलाओं को समान अधिकार और मौके मुहैया कराए जा सकें। इसे जारी करते हुए मेनका गांधी ने कहा कि ये अगले 15 से 20 साल के लिए महिलाओं के मुद्दों पर काम करने के लिए रोड मैप है। This policy is coming after 15 years, and in these 15 years, many things have changed. And the most important thing that has changed is women's attitudes towards themselves. 15, as little as 15 years ago, we were happy to take what we got. Now we demand better things. The most important part of the policy is that it's shifted from just welfare to welfare with a heavy dose of rights. नई नीति में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। आंगनवाड़ी से कॉलेज और दूरस्थ शिक्षा तक उनकी आसान पहुंच पर जोर दिया गया है। साथ ही महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण मुहैया कराने की बात कही गई है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और दुर्व्यवहार को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए कानूनी और सामाजिक स्तर पर कोशिश की बात कही गई है। इसके अलावा प्रशासन और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। Even have places in UP and Bihar and Rajasthan that are called Pradhanpatis or Sarpanchpatis. And this is an illegal thing, but it's become par for the course. And officials and VIPs deal only with Pradhanpatis. So we thought that if we trained the Sarpanch women, then we would be able to get a better quality of leadership. नई नीति में अकेली रह रही महिलाओं की समस्या और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि मंत्रालय 5वीं कक्षा से ही जेंडर चैंपियन अवार्ड की शुरुआत करेगी। इसके अलावा स्पेशल महिला पुलिस वॉलंटियर के लिए भी जोर देगी ताकि महिलाएं उनके खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकें। मंत्रालय इस मसौदे पर जनता की राय और टिप्पणियां लेने के बाद नई महिला नीति जारी करेगा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। जी हाँ, तो बदलता जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दृष्टिकोण है और हालात हैं, उसके मद्देनज़र अब जो अकेली महिलाएं हैं, जो सिंगल वुमेन हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल पूरी आबादी का करीब 21% ये महिलाएं हो गई हैं। अपने आप में काफ़ी बड़ा ये आंकड़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए इस बात को सबसे पहले स्वीकार करना है कि महिलाएँ सिंगल हैं, अकेली महिलाएँ हैं और उनके अधिकार भी बचाए जाने की ज़रूरत है। उनके लिए सुरक्षा, उनको अधिकार और ख़ासकर जिस तरह से बात हो रही है कि उनको
डिसीजन मेकिंग यानी कि नीति निर्धारण में ख़ास जगह मिलने की ज़रूरत है महिलाओं को। इन्हीं तमाम मुद्दों के मद्देनज़र ये जो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी है महिलाओं को लेकर ये जारी की गई है, जो कि अगले 15 से 20 साल तक लागू होगी। और मंत्री महोदया कह रही थी कि फ़िलहाल माना ही जा सकता है, वो अनुरोध इस बात का करेंगी कि सरकार की जो तमाम नीतियां हैं महिलाओं के इर्द गिर्द, वो इस ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी के मद्देनज़र इन आंकड़ों को और उसमें जो सुधार की बात कही गई है और जो राय मशवरा दिया गया है उसके तहत इन बातों को ध्यान में रखकर वो पॉलिसीज़, वो नीतियां बनाई जाएं। इसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात है महिलाओं के, और साथ ही जो पेड चाइल्ड केयर लीव है वो भी पुरुषों को देने की बात की जा रही है। यानी कि बच्चों की जो देखभाल है वो सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी ना मानकर बल्कि पुरुषों के लिए भी बच्चों की देख रेख के दौरान उनको पेड लीव्स यानी कि वो छुट्टियां मिलें जिसमें उनको तनख्वाह भी मिले। उसकी बात यहाँ पर की गई है। जिस तरह का जो नेशनल और ग्लोबल सिनेरियो है जो बदल रहा है, लगातार ये तस्वीर जो बदल रही है, उसको देखते हुए जो जितने जटिल जो हमारे जेंडर रोल्स हो गए हैं उसको एक तरह से स्वीकार्यता देते हुए, उसको एक कबूल करते हुए आगे 2016 में इस साल जो ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी है इसे बनाने की बात है। और ख़ासकर इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि जो महिलाओं की जो सुरक्षा का ज़िम्मा है, जो अकेली महिलाएँ हैं, तलाकशुदा हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा के इंतज़ामात करने की बात कही गई है। और ख़ासकर बात ये भी कही गई है कि किस तरह से जो लगातार हालात बदल रहे हैं उसके मद्देनज़र इन नई नीति को बनाए जाने की ज़रूरत है। 2001 और 2011 के दौरान खासकर जो यानी जो 2011 का सेंसस है उसमें ये बताया गया है कि 21% जो भारत की आबादी है वो सिर्फ सिंगल वुमेन है, वो अकेली महिलाएं हैं, जो कि दरअसल 40% का जो है वो बढ़ोतरी बताई जा रही है उनकी आबादी में पिछले सेंसस से लेकर इस सेंसस तक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद उनकी पार्टी में वापसी लगभग तय हो गई है। मंगलवार को पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए जिन 7 नामों की घोषणा की उनमें पिछले हफ्ते ही पार्टी में शामिल होने वाले बेनी प्रसाद वर्मा के साथ साथ अमर सिंह का नाम भी शामिल है। हालांकि अमर सिंह औपचारिक तौर पर पार्टी में कब शामिल होंगे ये फैसला उन्हें और पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव को तय करना है। इस बात का ऐलान पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह ने किया है। गौरतलब है कि 2010 में अमर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद 2011 में राष्ट्रीय लोकमंच नाम की पार्टी उन्होंने बनाई, उत्तर प्रदेश में जिसने चुनाव भी लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि राजन पूरी तरह भारतीय नहीं है क्योंकि उनके पास अभी भी अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। कांग्रेस इसे स्वामी की हताशा बता रही है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ये चिट्ठी रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के खिलाफ है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी और आर्थिक सुस्ती के लिए सरकार नहीं बल्कि आरबीआई गवर्नर जिम्मेदार हैं। has been not performing in a way where it affects the masses, which means lowering of retail prices, which is not taking place. It's lowered the wholesale prices because people are going out of business, and at the same time there is no increase in employment. There is in fact a decrease in employment. विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि स्वामी की कोशिश कैबिनेट मंत्री बनने की है। जब एक कैबिनेट रीशफल की बात होता है और उनको लगता है कि टारगेट आरबीआई गवर्नर पर करें, इरादा तो उनको टारगेटिंग प्रैक्टिस में टारगेट तो अरुण जेटली जी है और मकसद भी वही है कि फाइनेंस मिनिस्टर बने। रघुराम राजन ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जीडीपी गणना के नए तरीकों पर भी सवाल उठाया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को इस विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द आरबीआई आर कंसर्न्ड. There is an institutional relationship between the two. It's a very mature relationship. रघुराम राजन सितंबर 2013 में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। तब महंगाई दर 10% से ऊपर और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा था। आज महंगाई दर स्थिर है। वित्त मंत्रालय के दबाव के बावजूद राजन ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की। महंगाई काबू में आने के बाद पिछले साल से ही ब्याज दरों में कमी शुरू की गई। राजन का कार्यकाल सितंबर में खत्म हो रहा है। कृति मिश्रा,
राज्यसभा टीवी। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए बैंक ने सरकार से मंजूरी भी मांगी है। एसबीआई में जिन बैंकों का विलय होना है उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के साथ भारतीय महिला बैंक शामिल हैं। इन बैंकों ने अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बैंक के मुताबिक अभी विलय का फैसला नहीं हुआ है और इस बारे में बोर्ड फैसला करेगा। एसबीआई के इस कदम से सरकारी बैंकों के विलय की प्रक्रिया तेज हो सकती है। और अब बात करते हैं दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस इस चुनाव में उन्होंने अपना जनाधार जो खो गया था उसको काफ़ी हद तक हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि बीजेपी के लिए नतीजे निराशाजनक रहे। दिल्ली में एमसीडी की 13 सीटों के नतीजों का ऐलान हो गया है। ताज़ा नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, कांग्रेस ने 4, जबकि बीजेपी के खाते में महज 3 सीट आई है। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। आम आदमी पार्टी ने माना कि नतीजे पार्टी के अनुमान के मुताबिक नहीं रहे। कुछ एक सीटें अनुमानित और अधिक आने की अपेक्षा थी हमारी, और इसके लिए आम आदमी पार्टी अपने जिन विधानसभाओं के वार्डों में ये चुनाव हुए हैं वहां के विधायक साथियों के साथ संवाद करेगी। कांग्रेस में इस जीत को लेकर खासा उत्साह है। पार्टी ने इस जीत का स्वागत किया है। दिल्ली की जनता अब ये मानने लग गई है कि कांग्रेस पार्टी का शासन सबसे बेहतर था और कांग्रेस पार्टी का शासन वापस आना चाहिए। दूसरा, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी और मोदी जी के आपस के झगड़े की वजह से जो दिल्ली को नुकसान हो रहा है उस तरफ भी दिल्ली की जनता ने अपनी बात कही है। बीजेपी को इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले चुनाव में पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो घटकर 3 रह गई। 35% वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत मिले हैं, और आम आदमी पार्टी जिसे विधानसभा चुनाव में 52% मत मिले थे, आज वो 30% से भी नीचे 29% पे जाके सिमट गई है। ऐसे में दिल्ली की जनता अहंकार, अराजकता और असत्य की राजनीति से दूर जा रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद जनता ने अपनी राय कुछ यूं रखी। 700 करोड़ रुपए आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप बिल्कुल नहीं खरीद रहे हैं। तो 700 करोड़ जो आपने अपनी ऐड के लिए खर्चा है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट खरीद के और वो रोडों पे चलाते तो वो ज्यादा बेटर होता है। OD1 में पब्लिक के साथ पब्लिक का काम करेंगे तो ही पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। पार्टीबाजी कुछ नहीं होती इसमें। जो कार्यकर्ता जिसकी फेस वैल्यू होगी वही जीतेगा, जो काम करेगा वही जीतेगा। हालांकि वोट फीसदी के मामले में बीजेपी 34% वोट लेकर पहले नंबर पर रही। आपको करीब 30% लोगों ने वोट दिया। वहीं कांग्रेस को 25% के आसपास वोट मिले हैं। इसके अलावा लगभग 0.76% लोगों ने नोटा का प्रयोग किया है। एमसीडी के चुनाव अगले साल होने हैं, लिहाजा इन नतीजों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एमसीडी की सत्ता पर करीब 10 सालों से बीजेपी काबिज है। अनु दीवान और नवविक्रम सिंह के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अब सबकी निगाहें 19 मई को होने वाले नतीजों पर हैं। राज्यसभा टेलीविजन ने भी मतगणना के लिए खास तैयारियां की हैं, जिसका प्रसारण गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा और दिन भर राज्यसभा टीवी आप तक पल पल की खबरें पहुंचाएगा। 5 राज्यों में हुए चुनाव की शानदार कवरेज के बाद अब बारी है सटीक नतीजों की। राज्यसभा टीवी एक बार फिर आपको देगा हर राज्य के चुनाव नतीजों से जुड़ी खबर दिन भर लगातार। मतदान केंद्रों पर हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे। कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी, हर जगह होगा राज्यसभा टीवी। असम में किसके हैं आसार, किसे मिलेगी मात और कौन बनाएगा सरकार? तमिलनाडु का क्या होगा परिणाम? जयललिता बनाएंगे इतिहास या करुणानिधि बनाएंगे सरकार? क्या एक बार फिर रहेगी यूडीएफ की सत्ता बरकरार या एलडीएफ को मिलेगा जनादेश? क्या होगा इस बार? क्या रंगास्वामी फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री या कांग्रेस बनाएगी सरकार? और क्या बढ़ेगा बीजेपी का जनाधार? पुडुचेरी से देखिए
पल पल की खबर। सुबह 7 बजे से राज्यसभा टीवी पर यह खास पेशकश जारी रहेगी गुरुवार को दिन भर। हमारे साथ आप देख सकेंगे सबसे सटीक नतीजे, जिनका विश्लेषण करेंगे मशहूर राजनीतिक जानकार। बीते कई चुनावों में राज्यसभा टीवी आप तक पल पल की खबरें और सटीक विश्लेषण पहुंचाता रहा है। बात विधानसभा चुनावों की हो या फिर लोकसभा चुनाव की, सबके लिए रहता है खास इंतजाम। इस बार भी राज्यसभा टीवी की टीम आप तक पहुंचाएगी सबसे तेज सटीक रुझान और नतीजे। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक और गुजरात से लेकर बिहार तक हर चुनाव में राज्यसभा टीवी की सूचना, विश्लेषण और जमीनी पड़ताल को सराहा गया। तो 19 मई को सुबह 7 बजे से देखना न भूलें राज्यसभा टीवी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव, किसका फायदा, किसको हुआ नुकसान, क्या है नतीजों के मायने। देखिए देश देशांतर आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। केंद्र सरकार मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बदलाव के लिए नया विधेयक तैयार कर रही है, जिसमें भ्रामक विज्ञापन करने वाले सितारों पर 50 लाख जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज ये जानकारी दी। संसद की स्थायी समिति ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2016 में कड़े प्रावधान की सिफारिश की है। मंत्रालय की तरफ से तैयार किए गए विधेयक में 10 लाख जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। रामविलास पासवान ने कहा है कि विधेयक में उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए कई प्रावधान हैं। संसद के अगले सत्र में ये विधेयक पेश किया जाएगा। नया विधेयक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। जो स्टैंडिंग कमेटी के या स्थायी समिति के सदस्य हैं वो मिनी पार्लियामेंट है। इन लोगों का कहना है कि 50 लाख रुपया उसको जुर्माना कीजिए और 5 साल तक का जेल का सजा तय करते हैं कीजिए। तो अभी जो हमने बैठक बुलाया था तो अब डिपार्टमेंट उसमें बैठ करके जाएगा, फिर उसमें कैबिनेट फैसला लेगा। उद्योगपति विजय माल्या को एक और झटका लगा है। कर्ज वसूली न्यायाधिकरण ने डियाजियो कंपनी को निर्देश दिया है कि वो माल्या को फिलहाल 266 करोड़ रुपए की रकम अदा नहीं करें। माल्या और डियाजियो के बीच 515 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। इसके बाद माल्या ने यूबी ग्रुप से बाहर हो गए थे। न्यायाधिकरण ने जेपी मॉर्गन बैंक से माल्या के खातों की जानकारी भी मांगी है। सरकारी बैंकों की याचिका पर यह आदेश आया है। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निर्देश दिया है कि रियो ओलंपिक के मामले में कुश्ती पहलवान सुशील कुमार की बात मानी जाए। कोर्ट ने साथ ही इस मामले में खेल मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया। सुशील कुमार ने रियो ओलंपिक 2016 की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए पुरुष 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए चयन ट्रायल कराने की मांग की है। वहीं संघ के उपाध्यक्ष का भी मानना है कि सुशील भारत रियो ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। दरअसल सुशील कुमार को रियो ओलंपिक की तैयारी शिविर में जगह नहीं मिल पाई थी, जिसके बाद सुशील ने ट्रायल की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे पहलवान नरसिंह यादव से फ्री स्टाइल कैटेगरी में ट्रायल की मांग की है। उत्तर भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन अगले 2 दिनों में यहां भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। उत्तर भारत में इस समय झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। तपिश से बचने के लिए लोग सिर और चेहरा ढककर बाहर निकल रहे हैं। लू से बचने के लिए गन्ने का रस, नींबू पानी और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में लू के थपेड़े चल रहे हैं। गर्मी बहुत है, कोई भी कहीं निकल नहीं सकता। आप देख रहे हो गर्मी के हमारे सबकी कितनी बुरी हालत हो रही है। कोई जरा सी देर भी नहीं निकल सकता, उसको चक्कर बुखार इतना आ जाता है। काफी धूप पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि बारिश कब हो। धूप पड़ रही है कि गर्मी से हाल बहुत बुरा है। भगवान मैं ही चाहता हूँ भगवान बारिश कर दें और लोगों के लिए राहत मिल जाए। गर्मी बहुत है, गर्मी से हालत खराब हो रही है। पानी पीते पीते हालत खराब हो रही है। पंजाब के लुधियाना में मंगलवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में पारा
45 डिग्री तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहाँ तक आने वाले समय की बात करें तो समूचे उत्तर भारत में, जिसमें कि उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत तक इस पूरे पखवाड़े में गर्मी रहने की संभावना है। हाँ, बीच में हल्के से पश्चिमी विक्षोभ यदा कदा जब भी आएंगे, एक शुक्रवार को भी हल्का सा आना है, तो उसके प्रभाव से थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन वो एक ट्रांजिएंट है। कुल मिलाकर के गर्मी अभी रहेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान के बीकानेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस रहा। महाराष्ट्र के नागपुर में 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। घर में रहने पे इतना उमस हो रहा है कि और बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, इतनी तपन हो रही है, जलन हो रही है, धूप इतना तेज हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि घर रहें कि बाहर निकले हैं। उधर दक्षिण भारत में कई इलाकों में जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे में तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। Very heavy rainfall is likely to occur few places in North Tamil Nadu and Pondicherry during next 24 hours, and heavy rainfall is likely to occur over 1 or 2 places over the interior parts of South Tamil Nadu. Fishermen are advised not to venture into Tamil Nadu, Puducherry and South Andhra Pradesh coast during next 48 hours. मॉनसून के केरल तट पहुंचने में एक हफ्ते में देरी का अनुमान है, लेकिन अचानक हुई इस बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। इंटरपोल ने जैश मोहम्मद सरगना मौलाना मसूद अजहर उसके भाई अब्दुल रऊफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस इन दोनों के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमलों में शामिल होने के सिलसिले में जारी किए गए हैं। इसके अलावा इंटरपोल ने काशिफ जॉन और शाहिद लतीफ़ के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है। पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने के खिलाफ प्रस्तावित बिल के मामले में गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान की बेचैनी को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने इसे भारत का अंदरूनी मामला बताया है। पाकिस्तान ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की गुहार लगाई थी। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की अपील की थी। 2016 के नए मसौदे के मुताबिक जो भी संस्था, प्रकाशक या व्यक्ति भारत के नक्शे को गलत तरीके से दर्शाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के तहत भारत का नक्शा गलत दिखाने पर 100 करोड़ तक जुर्माना और 7 साल की जेल का प्रावधान है। पाकिस्तान तथा अन्य किसी पक्ष का इस विषय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत सरकार इस मामले को पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष बार बार और लगातार उठाए जाने के प्रयासों को दृढ़तापूर्वक नकारती है, क्योंकि भारत इस मामले को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहा है। पनामा पेपर्स मामले में घिरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संसद से जांच कमीशन बनाने की बात कही है। नेशनल असेंबली में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। नवाज शरीफ के प्रस्ताव से नाखुश विपक्ष ने वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने असेंबली में पनामा मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में पाक साफ हैं और पाकिस्तान से एक भी रुपया बाहर नहीं लेकर गए हैं। उन्होंने इस मामले में जांच के लिए विपक्ष और दूसरे नेताओं से पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने के लिए भी कहा। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का खत हुकूमत को मौसूल हो गया है। हमारे कानूनी माहिरीन उसका जायजा ले रहे हैं। जनाब चीफ जस्टिस की खत की रोशनी में एक काबिल अमल तरीकाकार तय करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। हालांकि नवाज शरीफ के इस प्रस्ताव से विपक्ष असंतुष्ट दिखा। असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। 7 सवाल दिए और बड़े आसान और बड़े मासूमाना, मगर प्राइम मिनिस्टर के इस वजाहत में हमारे सवालात को 7 सवालात से 70 सवालात और बढ़ा दिए। काले धन को लेकर विदेशों में बनाई गई कंपनियों को लेकर हुए खुलासे में पाकिस्तान के 239 लोगों के नाम सामने आए हैं। पनामा दस्तावेजों में नवाज शरीफ के कई परिजनों के नाम शामिल हैं। इस मामले में विपक्ष लगातार नवाज शरीफ के इस्तीफे और जांच की मांग कर रहा है। हालांकि वो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को
जिया खान केस में जल्द फैसला करने के लिए कहा है। जिया खान की मां राबिया खान ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका, उन्होंने याचिका दी थी जिसमें कहा गया था ट्रायल कोर्ट इस मामले में अनुचित तरीके से काम कर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद नीलेश राणे को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता का अपहरण और प्रताड़ित करने के मामले में जमानत मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें 23 मई तक सरेंडर करने के लिए कहा है। शीना बोरा हत्याकांड में सभी आरोपियों की हिरासत 6 जून तक बढ़ा दी गई है। मामले की जांच सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही है। शीना की मां इंद्राणी और उनके पति पीटर मुखर्जी समेत 4 लोग इस मामले में आरोपी हैं। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को 6 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया। सरकार ने यह फैसला जाट आंदोलन पर आई प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट के बाद किया। गौरतलब है कि प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट में आंदोलन के दौरान अफसरों की लापरवाही की बात कही गई थी। रोहित वेमुला के भाई राजा वेमुला ने दिल्ली सरकार की नौकरी की पेशकश को ठुकरा दिया है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को इस बात की जानकारी दी। दरअसल सरकार के इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सल हमले में CRPF जवान शहीद हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक नक्सलियों ने रांगारेड्डी के जंगल में बने CRPF के एक शिविर पर गोलियां चलाईं, जिसमें कांस्टेबल सतीश गौड़ शहीद हो गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मंगलवार को पहली बार चालक रहित मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चालक रहित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देश में पहली बार ऐसा ट्रायल रन किया गया है। शेयर बाजार में मंगलवार को भी बढ़त जारी रही। सेंसेक्स 120 अंक बढ़कर 25,773 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 30 अंक की मामूली बढ़त के साथ 7,890 पर बंद हुआ। इराक की राजधानी बगदाद में हुए बम धमाके में 36 लोगों की मौत हो गई। धमाका शिया बहुल इलाके में हुआ। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दक्षिण कोरिया की लेखिका हेन किंग को उनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। द वेजिटेरियन को 5 जजों के एक पैनल ने 155 किताबों में से सर्वसम्मति के साथ चुन लिया। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।